हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का लेकर आया हूं। आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे इसी चैनल पर इंडियन ज्योग्राफ़ी और वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी हम कर चुके हैं, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी हमारी चल रही है और इंडियन ज्योग्राफ़ी हम ख़त्म कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ, और मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती के लिए जो आवेदन भरेंगे उनके लिए भी मैं इसी चैनल पर क्लास ले रहा हूँ, तो वो लोग भी अपने आंगनवाड़ी की भर्ती के लिए इस पर क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कि आप आर्थिक सर्वेक्षण क्यों पढ़ना चाहते हैं और आप क्यों पढ़ें उसको। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उससे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम से मतलब है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यूपीएससी हो गया, ठीक है, पीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। एसएससी में सारी एसएससी हम कवर करेंगे। एसएससी जीडी हो गई, सीजीएल हो गई, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया। उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम छोटे बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं सब में आर्थिक सर्वेक्षण पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। इसमें जो भी वर्ड्स आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएगी, वो सब मैं आपको कुछ अभी समझा दूँगा, और इसकी इकोनॉमिक सर्वे के बाद मैं उसकी स्पेशल क्लास लूँगा। उसमें इससे संबंधित जो भी चीज़ आपको नहीं आती है, पहली बार आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 क्यों लिखा हुआ है? अब आपके मन में ये चीज़ आती होगी कि 2024 चल रही है, 2023 का क्यों लिखा हुआ है? तो होता क्या, जैसे हमारी जो वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष कब से कब तक होता है हमारा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से कितना होता है? 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब जो 1 अप्रैल है ये 2023 की अप्रैल है, और जो 31 मार्च जो यहाँ पर ख़त्म होगी, ठीक है, वो कहाँ का होगा? 2024 का होगा। तो हम 2023 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें आती हैं वो 2023 से आती हैं। कितने से? 1 अप्रैल से। और कहाँ तक की आती हैं? 31 मार्च अगले साल तक की आती हैं। समझ में आ गया ना कि हम 2 साल मैंने क्यों डाला यहाँ पर? ना तो 2023 पूरा रहेगा इसमें, ना 2024 पूरा रहेगा। ये 1 अप्रैल से 2023 स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 तक चलेगा, मतलब इसका डाटा पूरा इसमें रहता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो यूपीएससी में कैसे पूछा जाएगा। देखिए, मैं हर लाइन से आपको क्वेश्चन बनाता हुआ चलूँगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर बनाता हुआ चलूँगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और हर लाइन से आपको कैसे क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर यूपीएससी की स्पेशली बात करता हूँ। तो आर्थिक सर्वेक्षण से सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मुख्य आर्थिक सलाहकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, चालू खाता घाटा क्या होता है, या चालू खाता क्या होता है, खुदरा मुद्रास्फीति क्या होती है, अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्या होती है, गैर निष्पादनकारी संपत्ति यानी एनपीए क्या होता है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो आरबीआई द्वारा प्रकाशित की जाती है वो क्या होती है। ठीक है, अब सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति है यानी जीएनपीए क्या होता है,
ठीक है। अनुपात दिवाला शोधन, ठीक है, जीएनपी अनुपात दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, खाद्य मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति, बाह्य ऋण से जीडीपी अनुपात, ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके सिलेबस में है, ज्योग्राफी में है, सॉरी इकोनॉमिक्स में। आप यूपीएससी पढ़ेंगे, स्टेट पीसीएस पढ़ेंगे, तो उसमें से ये चीज़ें आपको मिलेंगी से आपके सिलेबस में। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इसका बेस नहीं कराऊंगा, है ना। बेस के लिए मैं स्पेशली जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर, लेकिन इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, जैसे वास्तविक जीडीपी क्या होती है, इसकी मैं स्पेशल क्लास ले लूँगा, ओके। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे सिर्फ आंकड़े पढ़ेंगे। बेस के लिए मैं जो क्लास लूँगा वहाँ पर समझाऊँगा, और इसके अंतर्गत जो टर्मिनोलॉजी आएगी तो वो टर्मिनोलॉजी मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगा पूरा आर्थिक सर्वेक्षण खत्म होने के बाद उसमें कवर कर लूँगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ मेंस के लिए, तो मेंस के लिए सीधा क्वेश्चन बन सकता है मुद्रास्फीति, एनपीए, जीडीपी वृद्धि, बाह्य ऋण, बेरोजगारी दर, भारत के विकास को आगे बढ़ाने वाले क्षेत्र, प्रमुख सहकारी सरकारी पहल से संबंधित मुख्य डेटा। जैसे अगर मुद्रास्फीति पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे संबंधित डेटा हम इसमें लिखेंगे, उसको जो मुद्रास्फीति का क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे उसमें क्या कर देंगे, इस डेटा को ऐड कर देंगे। एनपीए से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले हम उसका बेस लिखेंगे, पहले समझाएंगे एनपीए क्या होता है, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। एनपीए होता क्या है उसको हम समझाएंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे, फिर उसको आंकड़े इसमें डालेंगे। जीडीपी भी सेम वही। क्लियर हो गया ना कैसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बनेंगे। चलिए आगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, यानी ये इस महीने हम क्यों पढ़ रहे हैं, यानी ये करंट न्यूज़ में क्यों आया। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में सत्र 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है, पेश करता है। तो कौन करता है, पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री अर्थात वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री का नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके अभी तक हो गए, तीसरा क्वेश्चन अभी आएगा। कहाँ पर किया जाता है, आपके क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सिर्फ लोकसभा के समक्ष कि सिर्फ राज्यसभा के समक्ष। तो संसद में कौन होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं। क्लियर हो गया ना। फिर आगे क्या दिया गया, यह भारत के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य की संभावना का एक व्यापक दृष्टिकोण। यानी भारत की आर्थिक का मतलब जैसे पैसे से संबंधित जो भी चीज़ होती है वो, प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ओके, चले आगे बढ़े। चलिए अब हम समझेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण डीप में समझेंगे कि होता क्या है। देखिए पहले इसमें आर्थिक सर्वेक्षण का हम परिचय समझेंगे, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा, यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसकी कंडीशन यानी उसकी स्थिति की क्या करता है, समीक्षा करता है। समीक्षा यानी सर्वे करने के लिए केंद्रीय बजट को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, यूनियन बजट, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। बजट से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है, यानी ये जो दस्तावेज है उसमें 1 साल के आंकड़े रहते हैं। कितने साल के रहते हैं, सिर्फ 1 साल के आंकड़े रहते हैं, ठीक है। और क्या करता है वो, देश की जो आर्थिक स्थिति होती है उसकी समीक्षा करता है कि क्या सुधार हुआ है पिछली 1 साल में, क्या कमी हुई है, क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या कमी हुई है, सब चीज़ उसमें देखते हैं, ठीक है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है, वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा इसको क्या किया जाता है,
तैयार किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, आपको क्या हो गया, ये क्वेश्चन ये हो गया कि ये वार्षिक वित्तीय विवरण है, मतलब एक साल का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन किसकी देखरेख में ये तैयार किया जाता है, तो आर्थिक सलाहकार, और आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है, ये है, ठीक है। इसे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। समझ में आते जा रहा है ना। कहीं पे भी अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बाद में आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है उद्देश्य, यानी मोटिव क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे क्यों पेश किया जाता है, इसका मोटिव क्या है। तो विगत का मतलब होता है लास्ट 12 मंथ्स, यानी जो बीत गए हैं, जो लास्ट के जो 12 मंथ्स थे, ठीक है ना, विगत 12 महीनों में इंडियन इकोनॉमी में हुए ग्रोथ की समीक्षा करता है, या ग्रोथ या इसमें जो भी कमी हुई है वो सब क्या करता है, उसकी समीक्षा करता है। समीक्षा मतलब सर्वे करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। प्रमुख कार्यक्रम का मतलब हो गया कोई भी योजना बनाई है हमने, कोई भी चीज़ हमने स्टार्ट की है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर क्या करता है, सारांश प्रस्तुत करता है, यानी उसके बारे में क्या करता है, वो हमें बताता है, ठीक है। सरकार की नीतिगत पहलों पर प्रकाश डालना, सरकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो पहलें होती हैं, उनके बारे में वो क्या करता है, हमें बताता है कि ये योजना कितनी सफल हुई है, कितनी असफल हुई है, ये सब चीज़ बताता है। आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करना, ठीक है। आगामी वर्ष के लिए एक आवेक्षण आउटलुक प्रदान करना। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे पहले पेश किया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो भी कमियां होती हैं वो तो जब तैयार किया जाता है उसी समय से समझ में आ जाता है। फिर उसी समय क्या बनाया जाता है, बजट। बजट पेश कब किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण के एक दिन बाद, यानी इकोनॉमिक सर्वे के एक दिन बाद पेश किया जाता है। लेकिन जो बनाने की प्रोसेस होती है ना, वो बनाने की प्रोसेस किसको देखकर की जाती है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, पहले उसमें देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर कितना, किस चीज़ में कितना ग्रोथ हो रहा है, कितनी कमी हो रही है, उसके अनुसार जो हमारा बजट होता है उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर हो गया, ओके। एक मिनट, चले आएंगे, ठीक है, चलो। देखिए, पहली बार सत्र यानी सेशन 1950 टू 51 में प्रस्तुत किया गया था। यानी पहली बार जो बजट इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, कब पेश किया गया था, इस समय। प्रारंभ में यह बजट दस्तावेजों का एक हिस्सा था, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण है, वो बजट के साथ पेश किया जाता था। जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, आर्थिक सर्वेक्षण पहले क्या किया जाता है, इसको पहले क्या किया जाता था कि इसको बजट के साथ पेश किया जाता था। लेकिन 1964 में 1964 में इसको बजट से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। क्लियर हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग कब किया गया था, तो इतने समय में। पहली बार कब पेश किया गया था, तो इतने पे। समझ में आ गया। और इसमें कितने महीनों का विवरण रहता है, यानी लेखा जोखा रहता है, अकाउंटिंग रहती है तो 12 महीने की रहती है। तो सरकार की कौन सी राजनीतिक पहलों पर चर्चा होती है, नीतिगत, सब चीज़ इसमें आपको एक एक पॉइंट याद करते हुए चलना है। ओके। और मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि आपको प्रश्न तुरंत ही बनाना है और अपने खुद प्रश्न बनाना है, खुद टेस्ट सीरीज बनाना है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया गया है, सत्र 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रमुख निष्कर्ष, यानी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का पेश हुआ है अभी 2024 में जुलाई में, तो उसका पूरा निचोड़ कि किस चीज़ में क्या वृद्धि हुई है, सेक्टर वाइज किस चीज़ में क्या कमी हुई है, वो हम समझेंगे पूरी एक चीज़। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी है
ठीक है। अर्थव्यवस्था उसकी क्या स्थिति है, वास्तविक जीडीपी में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब हम समझेंगे वास्तविक जीडीपी क्या होती है। इसके लिए मैं विशेष यानी स्पेशल क्या बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। सभी चीज़, खुदरा मुद्रास्फीति क्या होती है, चालू खाता घाटा क्या होता है, कर राजस्व क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो वास्तविक जीडीपी क्या होती है वो मैं आपको समझा दूंगा। हम यहाँ पर फोकस करेंगे सिर्फ उनके आंकड़ों को। तो वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी में क्या हुई है, 8.2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जो वित्त वर्ष 24 की 4 तिमाहियों, मतलब जो 4 तिमाही का मतलब होता है 12 महीने होते हैं, 12 महीने को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो क्या दिया है, 24 की 4 तिमाही, 4 तिमाही मतलब चारों तिमाहियों में, तिमाही के हिसाब से इसका आंकड़ा कलेक्ट किया जाता है। मैं 8% के आंकड़े को पार कर गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तिमाही में ये 10% कर गई है, दूसरी तिमाही में 9% है, तीसरी तिमाही में 7% है और चौथी तिमाही में 8%। ऐसा नहीं है। जितनी भी पहली तिमाही की बात करें तो भी 8+ है, दूसरे की बात करें तो भी 8+ है, तीसरे की बात करें तो भी 8+ है और चौथे की बात करें तो भी 8+ है। मतलब हर क्वार्टर में क्या किया इसने, जो उसका जीडीपी का आंकड़ा रहा है वो 8 से ऊपर रहा है, 8+ रहा है। ठीक है, फिर होता है खुदरा मुद्रास्फीति क्या होती है वो समझेंगे हम। तो वित्त वर्ष 23 में 6.7% से घटकर, मुद्रास्फीति क्या होती है समझाता हूँ, अभी थोड़ा मैं समझाता हूँ। घटकर वित्त वर्ष 2024 में कितनी रह गई है, तो ये एक अच्छा संकेत है, 5.4 रह गई है। यानी मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन को बढ़ाना। ठीक है ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई को बढ़ना। तो 2023 में जो महंगाई थी वो क्या थी, 6.7 थी। ठीक है, यानी 6.7% थी, जो 2024 में घटकर क्या हो गई है, 5.4% हो गई है। तो ये क्या है, पॉजिटिव बात है। ये भी क्या है, पॉजिटिव बात है, ये भी पॉजिटिव बात है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है कि चालू खाता घाटा, ठीक है, यानी CADA, यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है ना, तो CAD वित्त वर्ष 2023 में कितना था, 2% था, जो बढ़कर 2024 में कितना हो गया जीडीपी का, कम हो गया है 0.7%। यानी ये घाटा कम होना क्या एक अच्छी बात होती है। ठीक है, फिर होता है कर राजस्व। कर राजस्व का मतलब होता है कि टैक्स के द्वारा कितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं हम वो। तो प्रत्यक्ष कर मतलब टैक्स 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कर, डायरेक्ट टैक्स, और जो अप्रत्यक्ष होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे प्रत्यक्ष कर क्या हो गया, जैसे डायरेक्ट कर वो क्या हो गया, टैक्स क्या हो गया, जैसे निगम कर होता है। ठीक है, जैसे सीमा कर होता है, जैसे इनकम टैक्स होता है। ठीक है, और अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं, जैसे GST हो गया, वेट हो गया, तो ये होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो कुल राजस्व का 50% का योगदान है, जो यानी जो टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, यानी ठीक है, उनमें से जो, जैसे मान लीजिए जो टैक्स है, टैक्स से हम कितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं 100%। तो उसमें से जो डायरेक्ट टैक्स से हम कलेक्ट करते हैं वो कितना करते हैं 55 रुपीज़। क्लियर, और जबकि इनडायरेक्ट से हम कितना कलेक्ट करते हैं 45। समझ में आ गया, क्लियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हम जो टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा परसेंट डायरेक्ट टैक्स का है कि इनडायरेक्ट का है, तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्सेस से हम ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, कंपेयर किसके, कंपेयर इनडायरेक्ट टैक्स के। क्लियर हो गया। और चालू खाता घाटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें बढ़ोतरी हुई है कि ये घटा है, तो इसमें कमी हुई है, यानी पॉजिटिव बात है। तो आपको ये सारे आंकड़े याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है कि घटा है, कमी हुई है।
आपको दूसरा इसके आंकड़े याद रखने हैं। कितने आंकड़े हैं? 6.7, 2.2%, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। अब होता है पूंजीगत व्यय। देखो, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। व्यय का मतलब होता है हम पैसे खर्च कर रहे हैं। पूंजीगत का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर हम खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? पूंजीगत व्यय में आती हैं। तो इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए आगे, अब आते हैं हम मॉनेटरी मैनेजमेंट पे, ठीक है। किस पे आते हैं? मॉनेटरी मैनेजमेंट यानी मौद्रिक प्रबंधन, वित्तीय मध्यस्थता, स्थिरता ही मुख्य शब्द। मौद्रिक नीति, ठीक है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ने पूरे वित्त वर्ष 2024 में 6.5% पर स्थित रेपो रेट बनाए रखी है। अब ये रेपो रेट क्या होती है, ये सब चीज़ हम समझेंगे जब इकोनॉमिक्स की हम क्लास लेंगे तब। अब ये मौद्रिक नीति होती है कि कौन तैयार करता है इसको? तो आरबीआई, ठीक है। परिणाम स्वरूप अप्रैल 2022 से जून 2024 तक कोर इन्फ्लेशन यानी कोर मुद्रास्फीति लगभग कितने % की गिरावट आई है? तो कितने % की गिरावट आई है? 4% की, ठीक है। कोर मुद्रास्फीति सब चीज़ हम समझेंगे, क्लियर। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी आ रही हैं हमें समझ में नहीं आ रही, उसका आप अभी क्लास ले लीजिए, जब आप इकोनॉमी पढ़ाएं तब पढ़ाते रहिए। तो आपके अगर कमेंट्स मेरे पास आते आपको नीड है तो मैं उसकी क्लास अभी ले लूँगा, ठीक है। चले आगे, अब देखिए ऋण वृद्धि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा ऋण वितरण 164.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जो मार्च में क्या था, मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च तक कितना बढ़ा है? ये इतना बढ़ा है। परसेंट की बात करें तो इतना बढ़ा है, अगर रुपए की बात करें तो इतना पहुंच गया है, इतना। इसमें बढ़ोतरी, इसका हम 20% निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सकल और निवल गैर निष्पादित कारी संपत्ति यानी एनपीए कई वर्षों के निचले स्तर पर है। यानी एनपीए क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। इसका पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी बैंक ने हमें किसी को लोन दिया, जैसे नीरव मोदी था, विजय माल्या था, बहुत से ऐसे थे जो क्या करते हैं, लोन लेने के बाद भाग जाते हैं, लोन नहीं चुकाते हैं। तो ऐसी संपत्ति बैंक के पास लौट के नहीं आ पाती है। तो जितना लोन दिया है उतनी संपत्ति यानी उतनी रकम को क्या बोला जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? गैर निष्पादनकारी संपत्ति, यानी वो संपत्ति हमारे पास लौट के नहीं आई है। समझ में आ गया एनपीए क्या होता है? यानी लोन दी गई राशि जो वापस नहीं आती है उसको क्या बोल देते हैं हम? एनपीए बोलते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। फिर आगे क्या दिया है? तो इसमें एनपीए में क्या हुआ? सुधार हुआ है, ठीक है। आरबीआई की जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि एससीबी की परिसंपत्ति, ठीक है, एससीबी का मतलब क्या है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है, गुणवत्ता में सुधार हुआ है, ठीक है। और जीएनपी अनुपात मार्च 2024 से घटकर कितना रह गया है? 2.8%, जो 12 वर्षों का सबसे निचला है। यानी एनपीए में क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। फिर आगे क्या दिया? दिवाला और शोधन अक्षमता दोहरे बैलेंस शीट तुलन पत्र की समस्या के लिए एक प्रभावी समाधान के रूप में मान्यता दी गई। पिछले 8 वर्षों में मार्च 2024 तक 13.9 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाले 31,394 कॉर्पोरेट देनदारों का निपटान किया है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, जो आपके काम का नहीं है। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे पूंजी बाजार से, ठीक है। चलो अब पूंजी बाजार को आज ही ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद जो
अगला टॉपिक है, अगले स्लाइड पे वो हम कल से देखेंगे। अब इसमें क्या दिया, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। तो प्राथमिक पूंजी बाजारों ने वित्त वर्ष 2023 में निजी और सार्वजनिक कॉरपोरेट्स के सकल स्थायी पूंजी निर्माण का लगभग 29% अर्थात 10.9 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का निर्माण किया है। ठीक है, फिर क्या, बीमा और माइक्रो फाइनेंस। भारत सबसे तेज़ी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक स्तर पर दूसरा मुद्रास्फीति को समझेंगे, कितना उसमें बढ़ोतरी हुई है, कितना कमी हुई है। तो मुद्रास्फीति को मैं आपको समझाऊंगा कि मुद्रास्फीति होती क्या है। कल के वीडियो में मैं आपको मुद्रास्फीति समझा दूंगा। ठीक है, तो जितना मैंने कराया उसके हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन बनाना है और आपके खुद के टेस्ट सीरीज बनाते हुए चलना है। खुद की टेस्ट सीरीज बनाइए और फिर कंपेयर कीजिए दूसरों से, आपकी टेस्ट सीरीज उनसे बेहतर निकलेगी। खुद पर भरोसा कीजिए और टेस्ट सीरीज बनाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।